हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं साइंस के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को जो है आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, साथ ही दोस्तों इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों से जिस तरीके से मैंने वादा किया था कि न्यू पैटर्न के आधार पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कराऊंगा, तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से धाकर तैयारी की आगाज हो चुकी है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आप हमारी स्क्रीन पर देखें तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आप देखिए तो लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि चुंबक में जो है दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक की किस ध्रुव से जो है प्रकट होती है। तो दोस्तों यह जो है उत्तर ध्रुव से जो है प्रकट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। दोस्तों आपको पता होगा फ्लेमिंग वाम के हस्त नियम के अनुसार, वाम हस्त के नियम के अनुसार किस तरह से जो है अंगूठे क्या प्रदर्शित करती है, तर्जना क्या प्रस्तुत करती है और मध्य अंगुली जो है क्या प्रस्तुत करती है। तो आपको मैंने पूरे डिटेल के साथ बताया है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार जो है अंगूठे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों यह है बल का, ठीक है, यानी अंगूठे जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, बल को प्रदर्शित करता है, बल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि जो है ध्यान दीजिएगा दक्षिणी हस्त का जो अंगूठा है वो किस दिशा को और संकेत करता है। तो दोस्तों यह जो है धारा की दिशा को जो है संकेत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वेग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊपरमुखी, ठीक है, अपरिमुखी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ऊपरीमुखी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति कर सकती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात जो है परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आधा परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो लिखा है कि निम्न में से कौन सी लंबी विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही वर्णन करता है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो है सेकेंडरी रेखाओं का केंद्र जो है तार होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। इसको अच्छे से जो है कॉपी में नोट करते जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है कोई कुछ किसी प्रकार की परेशानी है या आपको समझ में नहीं आता है, मुझे बेहिचक जो है नीचे कॉमेंट करके बताएंगे। आपकी कॉमेंट का जवाब जो है 100% मिलेगी। और दोस्तों आप नहीं तो व्हाट्सएप पर मुझे इस सवाल का जो है आंसर पूछ सकते हैं, अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि विद्युत प्रेरण की परिघटना क्या है। तो देखिए दोस्तों विद्युत प्रेरण की जो परिघटना होती है वो होती है कुंडली तथा चुंबक के बीच जो अपेक्षित गति होती है वो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को जो है उत्पन्न करना। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि दोस्तों कि विद्युत जनित और विद्युत मोटर के बारे में। तो विद्युत जनित क्या करता है कि विद्युत धारा को जो है उत्पन्न करने की युक्ति में बदलती है, ठीक है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई जैसे कि जनरेटर को चलाया जाता है तो उससे क्या होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि एसी उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि वह जो क्या है एक जनरेटर के द्वारा, ठीक है, जनरेटर डायनेमो के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति को कहते हैं। तो युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न करते हैं उसके युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, यानी कि डायनेमो, यानी कि दोस्तों आपको इसको कह सकते हैं जनरेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र, याद रखेंगे यहाँ पे देखिए किसी एसी जनित्र और तथा डीसी जनित्र के एक मूलभूत अंतर यह है
की, तो देखिए यहाँ पे ना दो जनित्र दिया गया, एक एसी जनित्र है और एक डीसी जनित्र है। अब इसमें कहता है कि इसमें इस दोनों में क्या मूलभूत अंतर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसी जनित्र जो है ये सर्पी वलय होते हैं। आपको याद होगा कि मैंने इस तरीके से आपको एक वलय के अनुरूप जो है आप लोगों को बताया था कि यह एक वलय है और यह क्या करता है, चक्रीय, अगर एसी ऊपर है तो यहाँ पे क्या है, डीसी नीचे, तो ये क्या है, प्रदर्शित कर रहा है। तो अब यहाँ पे एसी जनित्र है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, और यहाँ पे जो है बैटरी वाला है, तो यहाँ पे करंट वाला जो बिजली वाला है और यहाँ पे बैटरी वाला है। अब दोनों जनित्र में क्या अंतर होता है दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे कि एसी जनित्र जो होता है, एसी जनित्र में क्या होता है, सर्पी वाले होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में जो है दिक् परिवर्तक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल के साथ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो देखिए दोस्तों, लघु पतन के समय जो है विद्युत धारा में विद्युत धारा का जो मान होता है वो परिपथ में कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लघु पतन होता है, ठीक है, लघु पतन में परिपथ जो है ज़्यादा होता है या उसकी चालक तार में जो है प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और धारा बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो ये समान होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है मान क्या होगा, ये क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है, याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर जो है एक समान ही प्रदर्शित होता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह है विद्युत मोटर। याद रखेंगे, अगर यहाँ पे ऐसा रहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो उसे हम विद्युत जनित्र कहते हैं, यानी कि डायनेमो जनरेटर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संयंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया ना, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए विद्युत ऊर्जा यहाँ पे समझेंगे कि विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को जो है ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि विद्युत मोटर जो होता है वो करंट से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको चेंज करके जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या है। तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा, मैंने बताया था कि इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए डायनेमो का सिद्धांत होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये पूरी तरह से वर्क करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही ये पूरी तरह से कार्य करती है, इसकी क्रियाविधि होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फलक, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे वेबर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आर स्टेट। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आर स्टेट के क्या नियम है, आर स्टेट किस प्रकार वर्क करता है, और इस आर स्टेट के नियम के अनुसार समझाइए या आर स्टेट के नियम को बताइए। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे, और मैंने जो पहले बताया था उसको अच्छे से याद रखेंगे। आर स्टेट के नियम को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो आर स्टेट होता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर अध्यारोपित या आरोपित बल की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बल की दिशा क्या है। तो देखिए दोस्तों यह जो है इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा दर्शा रही है, और नीचे की ओर जो है ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। तो इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गया है और इधर। अब ये बताइए
ये जो है किस दिशा की से किस दिशा की ओर जा रही है, तो आपको पता होगा यह जो है कागज के भीतर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मान के चले पूरी तरह से एक कागज है, ठीक है, इसको हम ऐसे लपेट लिए कागज को। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये कागज के भीतर इस तरह से ऐसे करके मतलब जो है प्रवेश कर रही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कागज में भीतर की ओर जाते हुए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं तो जल्द से जल्द नोट करते जाइए, क्योंकि दोस्तों फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार पैटर्न को चेंज कर दिया है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी में नोट करते जाइए और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम बताता है। तो देखिए दोस्तों फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम के अनुसार आप लोगों को मैंने बताया था, ये जो है प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यानी कि धारा की दिशा को, यानी कि जो धारा अभी गुजर रही है उसको यहाँ पे दर्शाता है, ये किस दिशा में जो है धारा प्रभावित हो रही है, किस दिशा को संकेत कर रहा है, पूरी तरह से उसके बारे में बताता है दक्षिणी हस्त का नियम, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो दोस्तों यह है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों यह हो जाएगा मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त के नियम जो है दाहिने हाथ की जो अंगूठी होती है ये नियम को जो है प्रतिपादित करता है, तो ये जो है मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त का नियम को बोधित कर रहा है, तो दोस्तों इसका जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा मैक्सवेल, ठीक है, याद रखेंगे, इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो चुंबकीय बल की रेखा की होती है काल्पनिक प्रकृति होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जब विद्युन्मय तार होता है, यानी कि जब क्या होता है कि किसी भी तार को, अब देखे होंगे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा भूसंपर्क तार से बचने के तरीके, उसके उपाय, वो हमने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार है कि विद्युत परिपथ में जो है विद्युत फ्यूज जो है जोड़ा जाता है, तो क्यों जोड़ा जाता है और किस में जोड़ा जाता है, तो इसके क्यों जोड़ा जाता है इसके बारे में तो मैंने कारण बता दिया, क्योंकि ये जो है विद्युत ना लगे, झटका ना लगे, इसके लिए यहाँ पे जो है विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई भी फोल्ड हो तो क्या होता है सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा, उसके बाद जितना भी चीज़ है वो सुरक्षित रह जाएगा। अगर विद्युत फ्यूज को नहीं जोड़ा जाता है तो एक के साथ साथ जो है सभी चीज जो है बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पे कुछ इसका आंसर हो देना होगा आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विद्युन्मय तार में, ठीक है, विद्युन्मय तार में, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं वे सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VBI है। इन सभी क्वेश्चन को जो है एग्जाम से पहले दोस्तों आप सभी को रट लेनी है। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है। और दोस्तों आगे इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।